कुछ मिनट बाद अपने हाथ से लुशेंग ने अंतरिक्ष यान का दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। ये दरवाज़ा एक कमरे से जुड़ा था जो ऊर्जा क्रिस्टलों से भरा था। लुशेंग का ध्यान उन पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लुशेंग ने ऊर्जा क्रिस्टलों के पहाड़ को ध्यान से देखना शुरू किया और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्टार समुद्री डाकू ने कितनी बड़ी दौलत इकट्ठी कर ली है। उसने हिसाब लगाया कि कम से कम सैकड़ों टन तो जरूर होंगे, जो कि लेवल 9 तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा है। उसने सिर्फ कुछ 100 किलो इस्तेमाल किए थे। ये जानकर कि अंतरिक्ष यान में सैकड़ों टन जरूर होंगे, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इतनी मात्रा कि वह हजारों अतिरिक्त अमर कोशिकाओं का विकास कर सके। लुशेंग अंतरिक्ष यान से बाहर निकला, अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसे ये कठिन तरीका अपनाना पड़ा, क्योंकि उसे अभी भी अंतरिक्ष यान चलाना नहीं आता था। लेकिन वह सभी ऊर्जा क्रिस्टलों को नीले ग्रह पर वापस ले जाकर उन्हें शांति से गिनने के लिए दृढ़ था। नीली ऊर्जा से घिरे अपने शरीर के साथ लुशेंग नीले ग्रह की ओर उतरने लगा। कुछ मिनट बाद लुशेंग आसानी से ग्रह पर उतरा और फिर फ्रेंडो के अंतरिक्ष यान को जमीन पर रख दिया। हमारे बेटे ने अपने हाथों से धूल झाड़नी शुरू की और शांत दृष्टि से एक आह भरी। ठीक उसी समय उसका फोन बजने लगा। लुशेंग ने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा कि उसकी माँ का एक संदेश आया है। उसने बताया कि उसने और उसके पिता ने उसे टेलीविजन पर देखा था। शांत भाव से लुशेंग ने संदेशों का जवाब देने का फैसला किया और अपनी माँ से चिंता न करने को कहा और घर लौटने पर शांति से बात करने का फैसला किया, ये बताते हुए कि वह अभी भी कुछ व्यस्त है। माँ, जो थोड़ी चिंतित थीं, ने उसे अपना ध्यान रखने और थकने से बचने के लिए कहा। हमारे लड़के ने उसकी बात सुनने का वादा किया। बातचीत खत्म करने के बाद लुशेंग ने एक गहरी सांस ली। वह एक तरफ देखने लगा और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। अब जब उसकी पहचान उजागर हो चुकी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को कैसे समझाएगा कि वह युद्ध का देवता है। आखिरकार उसने तय किया कि वह शांति से उन्हें सब कुछ बताने के लिए सही समय ढूंढेगा। बिना और समय गंवाए लुशेंग ने फ्रेंडो के अंतरिक्ष यान में प्रवेश करने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने उस दिन की अविश्वसनीय फसल के बारे में सोचा, क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि ऊर्जा क्रिस्टल संसाधनों की कुल मात्रा 700 टन से ज्यादा थी। लुशेंग उस कमरे में पहुंचा जहां ऊर्जा क्रिस्टलों का पहाड़ था। उसने ध्यान से देखना शुरू किया। उसने देखा कि वहां एक खास तरह का क्रिस्टल भी था, क्योंकि उसने पाया कि एक छोटे से हिस्से को छोड़कर, जो कच्चे ऊर्जा खनिज थे जिन्हें उसने पहले ही देखा था, बाकी पहले से ही संसाधित ऊर्जा क्रिस्टल के ब्लॉक थे। लुशेंग पास आया और उसकी आंखें भ्रम से चमक रही थीं। तभी उसने एक ऊर्जा क्रिस्टल पकड़ लिया। उसे पता ही नहीं था कि उसके हाथों में क्या है। क्रिस्टल से ऊर्जा निकलने लगी। लुशेंग के अनुसार वह ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से प्रचंड थी, एक सामान्य क्रिस्टल से कम सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली। उसे एहसास हुआ कि अपनी मौजूदा शक्ति से वह उसे तुरंत परिष्कृत और अवशोषित भी नहीं कर सकता, इसलिए उसे ये धीरे धीरे करना होगा। उसे ये भी अजीब लगा कि इस प्रकार के केवल 50 टन से भी कम ही मौजूद थे। लुशेंग अंतरिक्ष यान में इधर उधर घूमने लगा, जब तक कि वह कुछ अलमारियों तक नहीं पहुंच गया जहां फ्रेंडो का उपकरण रखा था। उसने चलना बंद कर दिया। वहां कई अंतरतारकीय युद्ध सूट और हाथापाई के हथियार थे, जैसे मिश्र धातु की तलवारें। ये सूट लैंचेन के सूट जैसे ही थे। वहां एक तलवार भी थी। लुशेंग का ध्यान उस पर टिका हुआ था और उसकी आंखें विस्मय से भर गई थीं। उसने शेल्फ के शीशे को छूना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि एक असली लेवल 10 का हाथापाई का हथियार था। तलवार की नोक चमकने लगी और लुशेंग ने उसे अपनी उंगली से छुआ। तलवार की नोक इतनी तेज थी कि उसने उसकी उंगली पर एक छोटा सा कट लगा दिया। उसके हाथ से हरी ऊर्जा निकलने लगी।
हमारे लड़के की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। ऊर्जा ने उसकी त्वचा पर निशान छोड़ दिया, लेकिन वह तुरंत ठीक हो गया, जिसका मतलब था कि उसके लड़ाकू शरीर की सुरक्षा भी लेवल 10 की थी। अंतरिक्षयान अजीबोगरीब जीवों से भरे कैप्सूलों से भरा था। वहां कई अन्य ग्रहों की प्रजातियों के कैदी भी थे, और हमारे लड़के ने तय किया कि वह लैंचेंग के आने का इंतजार करेगा और उससे पूछेगा कि उनके साथ क्या करना है। उसने अन्य ग्रहों की यात्रा के बारे में भी सोचा, हालांकि वह अपने शरीर के साथ ग्रह छोड़ सकता था। उसने महसूस किया कि गति के मामले में वह प्रकाश वर्ष में मापे गए अंतरिक्ष में कछुए से ज्यादा तेज नहीं था। इसलिए ऐसी यात्राओं के लिए उसे अभी भी अंतरिक्ष यान तकनीक पर निर्भर रहना होगा। लुशेंग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। वह जानता था कि नीले ग्रह को छोड़ने से पहले उसे एक बात स्पष्ट करनी होगी। उस संकट की उत्पत्ति जो 8 वर्षों में पृथ्वी को प्रभावित करेगा, जिसकी भविष्यवाणी स्वप्न में की गई थी। अंतरिक्ष में वह जाना नहीं चाहता था और वापस लौटा तो पाया कि सब कुछ बंजर भूमि में बदल गया था। शांत दृष्टि से लुशेंग ने ए को पुकारा। कुछ ही देर बाद वह हमारे लड़के के सामने प्रकट होने लगी। लुशेंग का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बाकी सब कुछ गायब हो गया था, केवल वह बची थी, उसे याद दिलाने के लिए कि यह सब कोई सपना नहीं था। लुशेंग जमीन की ओर देखने लगा और सिस्टम से अपने भविष्य का अनुकरण करने के लिए कहा। ए ने अपने हाथ अपनी छाती पर रखे और उसकी आंखें चमकने लगीं। और कुछ ही देर बाद सिस्टम से लाल खिड़कियां उसके चारों ओर तैरने लगीं। सिस्टम ने अनुकरण का परिणाम प्रकट किया। वह नीले ग्रह का योद्धा कुलपिता बनेगा। 21 साल की उम्र में वह अपनी दुनिया छोड़कर श्वेतता तारा क्षेत्र के 100,000 वर्षों में पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति बनेगा। अगले वर्ष वह 5 तारकीय क्षेत्रों के दिव्य चयनितों के टूर्नामेंट में भाग लेगा और प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। 40 वर्ष की आयु में वह स्तर 11 तक पहुंचेगा और दिव्य सर्प तारा मंडल के टूर्नामेंट में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त करेगा। अनुकरण बहुत आगे तक विस्तारित हुआ, जिसमें दिखाया गया कि 1 लाख वर्षों में वह स्तर 15 तक पहुंच जाएगा, दिव्य सर्प तारा मंडल का स्वामी बन जाएगा, लेकिन अंततः 3 लाख वर्षों में ब्रह्मांड के विनाश के साथ ही नष्ट हो जाएगा। ये देखकर लुशेंग की आंखें भय और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। परिणाम पर विचार करते हुए उसे एहसास हुआ कि अनुकरण के अनुसार 1 लाख वर्षों में वह स्तर 15 तक पहुंच जाएगा और दिव्य सर्प तारा मंडल का स्वामी बन जाएगा। लेकिन अंत में ब्रह्मांड के पतन के साथ ही वह भी नष्ट हो जाएगा। इससे वह इस नतीजे पर पहुंचा कि अगले 3 लाख सालों में ज्यादा से ज्यादा वह 16वें स्तर तक पहुंचे बिना ही 15वें स्तर तक पहुंच जाएगा। हालांकि उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने सोचा था कि यह सिस्टम एक सिमुलेशन से ज्यादा कुछ नहीं है। उसे यकीन था कि उसे मिली सारी विरासतों के साथ वह उस बिंदु पर अटका नहीं रह सकता था। उदास निगाहों से उसने सिस्टम से सिमुलेशन फिर से शुरू करने को कहा। ए ने अपने हाथ बढ़ाए और अपनी आंखों में चमक भरते हुए उसने नीले ग्रह के भविष्य का फिर से अनुकरण करना शुरू कर दिया। सिस्टम ने दिखाना शुरू किया कि नीले ग्रह का विनाश कैसे होगा, और यह भी बताया कि इसका अंत 8 साल बाद डार्क साइड के ब्रह्मांड के आक्रमण के कारण होगा। लुशेंग की आंखें डर से भर गईं, जिससे वह स्तब्ध रह गया, यह महसूस करते हुए कि समस्या रसातल की दरार में थी। वह समझ गया था कि 8 साल के भीतर नीला ग्रह एक संसाधन ग्रह से युद्ध क्षेत्र ग्रह बन जाएगा और अंततः पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लुशेंग ने आंखें बंद करके अपने स्वामी की कल्पना पीछे से की। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि यह आक्रमण संकट ऐसा था जिसे उसके स्वामी जैसा शक्तिशाली स्तर 16 का प्राणी भी नहीं रोक सकता था। अनमोल नीले ग्रह की छवि हमारे लड़के के मन में उभर आए। वह जानता था कि वह केवल 8 साल के भीतर नीले ग्रह के निवासियों के लिए एक नया रहने योग्य ग्रह खोज सकता था और उन्हें वहां से निकाल सकता था। प्रसन्न भाव से लुशेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली।
इस चरण के लिए उसका छोटा सा लक्ष्य स्पष्ट था, एक रहने योग्य ग्रह खरीदना जो पर्याप्त बड़ा हो। उसी क्षण अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुलने लगा और कई योद्धा हमारे लड़के की ओर चलने लगे। यह महसूस करते हुए वह अपनी समाधि से बाहर आ गया। जियांग यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रशंसा भरी निगाहों से लुशिंग के सामने सिर झुकाकर सम्मान प्रकट किया और उसे भगवान लुशिंग कहा। अन्य मार्शल संतों ने भी उसके जैसा ही किया और लुशिंग के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। नीले ग्रह के अनेक मार्शल संतों के लिए लुशिंग एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया था, जो मार्गदर्शक से भी आगे था। उन्हें याद आया कि कैसे ईजी उनके साथ वैसे ही खेल सकता था जैसे कोई बड़ा बच्चा खेलता है। फिर भी लुशिंग ने उसे और बाकी संतों को मच्छर के अंडे को कुचलने जैसी आसानी से खत्म कर दिया था। स्तर 9 होने के बावजूद वे यह बात समझ गए थे। लुशिंग के सामने उन्हें चींटियां भी नहीं माना जा सकता था। खुशी से चमकती आंखों के साथ लुशिंग मुड़ा, अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा कि ईजी के मामले में शायद वह थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल गया था। उसने स्वीकार किया कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर था और उसे शक था कि अब उसमें कुछ बचा भी होगा। फिर उसने कहा कि उसे उन दिनों हुए भारी नुकसान का भी एहसास है। फिर लुशिंग ने ऊर्जा क्रिस्टलों की ओर हाथ बढ़ाया और शांत भाव से उन्हें कुछ टन ऊर्जा क्रिस्टल मुआवजे के तौर पर लेने की पेशकश की, क्योंकि आखिरकार वे स्टार पायरेट्स की आपूर्तियां थीं। ये सुनकर जियांग यू की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। इतने सारे ऊर्जा क्रिस्टल देखकर वह पसीने और घबराहट से खुद को रोक नहीं पाए। वह और बाकी लोग सदमे में थे, लेकिन मुस्कुराते हुए लुशिंग ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें वे क्रिस्टल देने की जरूरत नहीं है जिन्हें इकट्ठा करने के लिए उसने उनसे कहा था। इसके बजाय उसने उनसे कहा कि वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें आपस में बांट लें, क्योंकि उसके पास जो पहले से था वह उसके लिए काफी था। कृतज्ञ भाव से जियांग यू ने झुककर प्रणाम किया। लुशिंग ने उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया और कहा कि वे इतने संसाधन लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। उनके अनुसार ये राशि इतनी बड़ी थी कि ऊर्जा क्रिस्टल की खोज के बाद से इतनी बड़ी राशि पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक प्रसन्न मुस्कान के साथ लुशिंग ने अपनी बाहें पार की और समझाया कि एक योद्धा संत से आगे निकलना बस नजरिए की बात है। उन्होंने उनसे क्रिस्टल लेने का आग्रह किया और कहा कि उन्हें बड़ा सोचना होगा, क्योंकि अन्यथा वे भविष्य में ब्रह्मांड के अनुरूप नहीं रह पाएंगे। नजरिए शब्द सुनते ही जियांग यू की आंखें भय और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लुशिंग ने अभी क्या कहा था। बाह्य अंतरिक्ष में एक तारायन प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा था। अंदर तारा डाकुओं का नेता क्रिम्सन आई था। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और उत्सुकता से उससे पूछा कि स्कैन का परिणाम क्या था। शांत भाव से महिला ने अपने कान को छूकर बताया कि वे इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि तीनों जहाज उसी ग्रह पर हैं। उसने आगे बताया कि ऊर्जा स्कैन में 24 स्तर 9 ऊर्जा स्रोत दिखाई दिए हैं और कोई भी स्तर 10 या उससे ऊपर का नहीं पाया गया है। गंभीर दृष्टि से नेता ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि वे अपनी ऊर्जा छिपा रहे हों। उत्साह से चमकती आंखों के साथ उसने बताया कि उनका जहाज डेमोनिक क्लॉ स्तर 11 का जहाज था, जो हर लिहाज से सर्वश्रेष्ठ में से एक था और किसी भी चीज को उसके सेंसर से छिपाना संभव नहीं था। उनके सामने एक विशाल स्क्रीन थी। वे ध्यान से देखने लगे और उसने बताया कि केवल स्तर 12 का जहाज ही ऐसा कुछ कर सकता है और इतने छोटे और अनजान ग्रह के लिए ऐसी तकनीक का होना असंभव है। नेता की आंखें जिज्ञासा से चमकने लगीं। उसे यह बात हैरान कर रही थी कि जहाज तो वहां थे, लेकिन लोग 11वें स्तर से ऊपर के किसी भी व्यक्ति का पता लगाए बिना गायब हो गए थे। वह सोच रहा था कि क्या ये संभव है कि उन्होंने स्वेच्छा से उनसे संपर्क तोड़ दिया हो और उन तीनों के पास उन्हें इतने दृढ़ निश्चय के साथ छोड़ने का क्या कारण होगा। वह खड़ा हुआ और नीले ग्रह की ओर पीठ कर ली। उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने तय किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
खैर, जहाजों को वापस लाने का समय आ गया था, क्योंकि उस दूरी पर ऐसा करना संभव था। महिला ने सिर हिलाया और बताया कि तीनों अंतरिक्ष यानों को वापस लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसी समय नीले ग्रह पर लू शांग और संत फ्रेंडो के अंतरिक्ष यान से बाहर आए और आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद जहाज सक्रिय हो गया और उसका थरस्टर चमकने लगा। लू शांग का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम और आश्चर्य से भर गईं। उसकी शक्ति का उपयोग करते हुए जहाज उड़ने लगा। लू शांग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे उड़ने से रोकने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या जहाज के अंदर कोई है भी या नहीं। जियांग यू ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और गंभीर नजरों से बताया कि अंतरिक्ष यान के अंदर कोई नहीं है, और पूछा कि क्या लू शांग भूल गया है कि वे जहाज की सुरक्षा को भेद नहीं सकते। लू शांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और देखने का फैसला किया। उसने अपनी बोध शक्ति को सक्रिय किया और इसी की बदौलत उसे नीले ग्रह के पास एक अंतरिक्ष यान उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं, जो गुस्से से चमकने लगीं जब उसे एहसास हुआ कि वे दूर से ही अंतरिक्ष यान को नियंत्रित कर रहे हैं। घृणा से उसने सोचा कि क्या वे सचमुच किसी ऐसी चीज को वापस पाने का इरादा रखते हैं जिसे वह पहले से ही अपना मानता था। यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।